इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है किसी डेजर्टेड एरिया को दिखाते हुए, जहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स घोड़े पर बैठकर दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि उनका पीछा मंगोलियन सोल्जर्स कर रहे थे। वो तो उन सारे सर्वाइवर्स को मारकर उनके सारे रिसोर्सेस अपनी तरफ इकट्ठा करना चाहते हैं। उन सभी सर्वाइवर्स में से उनका एक लीडर था जिसका नाम विलियम होता है। विलियम नहीं चाहता था कि उसके अब कोई भी लोग मारे जाएं, इसीलिए अब विलियम ने उन सारे मंगोलियन सोल्जर से बचने के लिए एक टेक्निक लगाई। उसने अपने कुछ साथियों को अपने घोड़े पर ले लिया और कुछ घोड़ों को एक दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि मंगोलियन सोल्जर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं और उनका मैन फोर्स पावर जो कि उन्हें ढूंढने में लगा था वो बढ़ जाए। विलियम का ये प्लान काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। विलियम तो फिलहाल के लिए अपने साथियों के साथ एक अच्छी जगह पर छुप जाता है, जहाँ पर वो शायद एक रात गुजारेंगे और सुबह होने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर विलियम अपने साथी को एक बात बताता है कि वो इस जगह पर एक ब्लैक पाउडर ढूंढने आया था। ये ब्लैक पाउडर इसी रीजन में मिला करता है जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है। विलियम और उसके साथी काफी चौंक गए थे क्योंकि इस पूरे हमले में उनके कई साथी मारे गए। विलियम तो अब यहाँ पर अपने एक साथी के साथ साइड में जाकर कुछ बातें करने ही लगता है। तभी अचानक हमें दिखाया गया कि पीछे अंधकार की तरफ से कोई खतरनाक क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसने कि देखते ही देखते विलियम के कई सारे साथियों को अपने पंजों की मदद से मारना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके उसके बचे हुए साथी भी खत्म हो जाते हैं। विलियम को यह एहसास तो हो गया था कि इस जगह पर जरूर कोई खतरनाक चीज है, लेकिन वो खतरनाक क्रिएचर जब विलियम पर हमला करने गया तो विलियम चौकन्ना हो जाता है और अपनी तलवार की मदद से उसके हाथ पर वार कर देता है। वो जो भी क्रिएचर था उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया और इतनी ज्यादा चोट लगने के कारण वो अंधकार में कहीं दूर चला जाता है। अब विलियम और उसका एक साथी बचे हुए थे इस पूरे हमले के अंदर। उन्हें ये तो पता चल गया था कि इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए विलियम उस क्रिएचर का हाथ उठाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। ऐसा खतरनाक क्रिएचर आज तक उसने नहीं देखा होता। फिलहाल के लिए विलियम अपने उस साथी के साथ निकल पड़ता है एक नए सफर पर अफसोस इतना इजी सफर उसका नहीं होने वाला था। वो मंगोलियन सोल्जर्स वापस से उन दोनों को देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। विलियम और उसका साथी जिसका नाम स्टैन था वो तो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं मंगोलियन सोल्जर से बचते हुए। अब लगातार ट्रैवल करने के बाद वो दोनों उस टेरिटरी में आ गए थे जहाँ पर ग्रेट वॉल था और चाइनीज सोल्जर्स की एक सेना उनके ऊपर तीर से वार करती है। मंगोलियन सोल्जर्स तो उन सभी को देखते ही पीछे की तरफ से भाग गए थे। वो सारे चाइनीज सोल्जर्स विलियम और स्टैन के ऊपर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। इस पूरे किंगडम के राजा का नाम वैंग होता है जो सारी चीजें कंट्रोल किया करते थे। विलियम और स्टैन को वो सभी बंदी बनाकर अपने पास रखते हैं और जनरल शॉ तुरंत ही आकर विलियम द्वारा लाए गए उस बड़े से हाथ को देख रहे थे। सभी लोग ये चीज देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं क्योंकि ये किसी क्रिएचर का ही हाथ लग रहा था और ये क्रिएचर आखिर आए कैसे ये किसी को अंदाजा नहीं होता। पूछने पर तो विलियम ने यही कहा कि अंधकार में इन क्रिएचर्स ने हम पर हमला किया, लेकिन मैंने अपनी तलवार से उस क्रिएचर का हाथ ही काट दिया था। यहाँ पर लिन नाम की एक फीमेल सोल्जर हंसने लगती है क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लगता कि विलियम जैसा एक चोर जो चोरी किया करता था वो इतने बड़े क्रिएचर को मार गिराए। लेकिन जनरल शॉ ने उसकी तलवार देखते हुए बताया कि इसके ऊपर खून भी लगा हुआ है और जिस तरीके से सारी सिचुएशन लग रही थी उसमें ये साफ साफ पता चलता है कि विलियम ने ही उस क्रिएचर का हाथ काटा है। लेकिन अब ये बात पता करनी पड़ेगी कि वो क्रिएचर आया कहाँ से। तभी अचानक उनका एक सैनिक भागते हुए आता है और जनरल को बताता है कि मैंने एक बहुत ही बड़ी दुश्मनों की सेना देखी है जो लगातार हमारी ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कोई इंसानों की सेना नहीं बल्कि खतरनाक क्रिएचर्स की सेना है जो तादाद में इतने ज्यादा थे कि उनकी क्वांटिटी हमसे कई गुना होगी। जनरल शॉ तो ऐलान करते हैं सारे सैनिकों को तैनात होने के लिए ताकि उन्हें हमला करने का चांस मिल पाए। सभी लोग अपने सैनिकी बल के साथ ग्रेट वॉल पर आ जाते हैं और विलियम और स्टैन को भी उसी जगह पर रखा गया था। सभी के सभी सोल्जर्स एकदम सिंक में काम कर रहे थे, जैसे कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। सिर्फ जनरल शॉ पीछे से उन्हें गाइड कर रहे थे। विलियम और स्टैन तो ये चीजें देखकर एकदम चौंक गए क्योंकि इस तरीके के कोऑर्डिनेशन उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ हमें ग्रेट वॉल की उस बड़े से मैदान में काफी भारी क्रिएचर्स की सेना दिखाई जाती है जो लगातार बहुत ही ज्यादा संख्या में उनकी तरफ बढ़ रही थी हमला करने के लिए। और ये सारे वही क्रिएचर्स होते हैं जिसका एक हाथ विलियम ने काटा था। यहाँ विलियम और स्टैन नोटिस करते हैं कि इन सभी सोल्जर्स का अलग अलग काम होता है। जैसे कि ब्लू सोल्जर्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स रहा करती थी, उनकी टीम की लीडर लीन होती है।
जो कि अपने पीठ पर रस्सियां बांधकर नीचे उन सारे क्रिएचर्स को मारने का काम करेंगी। वहीं दूसरी तरफ रेड सोल्जर्स उनके ऊपर हवाई हमला करेंगे, यानी कि तीर धनुष और फायर बॉल से। जनरल शॉ ने अपने सारे कैलकुलेशन बिठाए और फायर बॉल फेंकने का आदेश दिया, जिससे कि रेड सोल्जर्स तुरंत ये परफॉर्म करने लग जाते हैं। सारे के सारे जलते हुए बड़े बड़े बॉल्स उन क्रिएचर्स के ऊपर गिरने लगे और साथ ही साथ बो एंड एरो की मदद से वो लगातार फायर भी करने लग जाते हैं। ये सभी उन क्रिएचर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना के ऊपर गिर रहे थे और मारे जा रहे थे, लेकिन जैसे लग रहा था कि उन क्रिएचर्स को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी संख्या तो लाखों में थी। फिर भी सभी के सभी सोल्जर्स हमला करना रोकते नहीं। जनरल शॉ सोच रहे थे कि हम जितना डैमेज दिए उतना कम है, इसीलिए हमें रुकना नहीं है और लगातार हमला करना है। लेकिन यहाँ पर ब्लू सोल्जर्स, जिसमें कि लिन की कई सारी फीमेल्स मौजूद थी, वो रस्सियों की मदद से उन क्रिएचर्स पर हमला तो करते ही हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही क्रिएचर्स उनमें से कई सोल्जर्स को पकड़कर मार दे रहे थे, वो भी बहुत बुरी तरीके से। अब उन सारे क्रिएचर्स की सेना में से हमें बहुत बड़ी बड़ी क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, जिसके बीच में और कोई नहीं बल्कि उन सारे क्रिएचर्स की क्वीन बैठी हुई थी। जनरल वोंग और उसका साथी ये देख लेते हैं और पता चल जाता है कि उन सारे क्रिएचर्स को वो क्वीन ही कंट्रोल कर रही है। दरअसल उस क्रिएचर क्वीन के पास एंटेना वाला दिमाग था, जिससे कि वो अपने पूरी क्रिएचर की सेना से कम्युनिकेट कर सकती थी। और जब उसने देखा कि सभी सैनिक हमारे क्रिएचर के ऊपर फायर कर रहे हैं और सारे क्रिएचर्स को एक के ऊपर एक चढ़कर वॉल पे जाने के लिए कहा, और वो क्रिएचर बड़ी आसानी से वॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब तो कई सारे सैनिकों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो क्रिएचर डायरेक्टली हमला कर रहे थे। विलियम और स्टैन काफी घबराने लगे, क्योंकि उनके हाथ तो बंधे हुए थे। वो लगातार सभी से मदद मांगते हैं, लेकिन बाकी सोल्जर्स तो अपनी जान बचाने में बिजी थे। तभी उस जगह पर बिलियार्ड नाम का एक आदमी आ जाता है, जिसने कि विलियम और स्टैन को वहां से छुड़ा दिया। वो सभी वहां से कहीं एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। अब हमें पेनी नाम का एक यंग सोल्जर दिखाया जा रहा था, जिसके कई सारे साथियों को वो खतरनाक क्रिएचर मार रहा होता है, तो वो पीछे कैसे हट सकता था। पेनी अब अपना भाला लेकर तुरंत ही उस क्रिएचर के सामने चला गया उसे मारने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर इतना ताकतवर होता है कि उसने पेनी को मारकर दूर फेंक दिया। वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी अचानक विलियम आ जाता है और स्टैन की मदद से उस क्रिएचर के मुंह में भाला घुसा देता है। हालांकि वो क्रिएचर तभी भी नहीं रुक रहा था, लेकिन यहाँ पर स्टैन ने एक दूसरा हथियार दिया, जिससे कि विलियम उसकी बॉडी में घुसाकर दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। हालांकि जो भी क्रिएचर्स ऊपर की तरफ चढ़े थे वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। स्टैन तो एक क्रिएचर को रेड कारपेट दिखाकर उसे अपनी तरफ बुलाता है। वो क्रिएचर लगातार भागते हुए आ तो गया, लेकिन कारपेट हटाने पर पीछे की तरफ विलियम खड़ा था बो एंड एरो लेकर। उसने निशाना लगाकर तुरंत ही एक साइड वाली आंख पर उसे मार दिया, जिससे कि वो क्रिएचर वहीं पर धराशायी हो जाता है। इसी तरीके से बाकी सैनिकों को भी काफी मोटिवेशन मिल रहा था। वो लगातार उन क्रिएचर्स पर हमला करके नीचे की तरफ फेंकते जाते हैं। अब यहाँ उन क्रिएचर की क्वीन को लगने लगा कि कई सारे उसके साथी मारे जा रहे हैं, इसीलिए फिलहाल के लिए उसने अपने साथियों से कम्युनिकेट किया और पीछे हटने के लिए कहा। सभी के सभी क्रिएचर्स अपनी क्वीन की बात मानने लगे और वो अपने घायल साथियों को भी साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि इस समय उनका पीछे हटना ही सबसे बेस्ट वे होगा। उन सारे क्रिएचर्स की सेना फिलहाल के लिए वहां से दूसरी तरफ चली गई थी। जनरल वैंग और शाओ लगातार अपनी सेना को शाबाशी देते हैं और यहाँ तक कि विलियम और स्टैन को भी कब्जे में नहीं रखते, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर हमारी सेना की मदद की है, इसीलिए उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह दी जाती है, ना ही उन्हें कैद करने के बजाय। विलियम और स्टैन खुश थे कि एटलीस्ट इस जगह पर वो लोग वॉरियर जैसे काउंट किए जा रहे हैं। थोड़े समय में वहां पर पेनी नाम का वही यंग सोल्जर आ गया, जो कि विलियम को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। बाकी अगर कोई सोल्जर रहते तो वो उसे मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन विलियम और स्टैन ने अपनी जान खतरे में डालकर पेनी की जान बचाई। अब यहाँ पर विलियम और स्टैन से मिलने के लिए बिलियार्ड आता है, जिसने कि उन दोनों के हाथ पैर ओपन करके आजाद किया था। बिलियार्ड उन दोनों को बता रहा था उसी ब्लैक पाउडर के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है। दरअसल वो ब्लैक पाउडर किसी तरीके का एक स्पार्कलिंग डिवाइस होता है, जिसे जलाने पर बहुत ही ज्यादा धमाका हुआ करता था। बिलियार्ड तो ब्लैक पाउडर दिखाता भी है, जो कह रहा था कि इतना सा धमाका करने पर ये हम तीनों को मार देगा। वो तीनों बात करते ही थे। इससे पहले वैंग उन सभी को बुलाता है ताकि वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके और एक टेक्निक बना सके। यहाँ वैंग और उसके साथियों ने जब विलियम की सारी चीजों की तलाशी ली तो उन्हें एक मैग्नेट मिलता है, जिससे कि वैंग ये समझने लगा था कि इस मैग्नेटिक डिवाइस की मदद से ही विलियम उस क्रिएचर को मार पाया था, क्योंकि इस मैग्नेट ने चारों तरफ एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर दी जिससे कि वो क्रिएचर का माइंड डिस्टर्ब होने लगा।
और यही रीजन था कि विलियम बड़ी आसानी से उस क्रिएचर को मार पाया। वैंग अब बोलने लगा कि हम इस टेक्निक का यूज उन क्रिएचर्स को कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं। वैंग तो अब विलियम और अपने साथियों को उन्हीं क्रिएचर्स के बारे में बताने लगा जो पृथ्वी पर कई साल पहले आए थे। इन क्रिएचर्स की तादाद पहले तो बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन उस क्वीन ने बहुत ही भारी मात्रा में इनकी संख्या बढ़ा दी और अब वो अपने छोटे क्रिएचर्स को कंट्रोल किया करती थी ताकि उस क्वीन को पूरी पृथ्वी पर अपना कंट्रोल मिल जाए। इन क्रिएचर्स की सेना 20 साल में एक बार आती थी जो कि साउथ चाइना को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और अब ये बोल सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी और इन क्रिएचर्स की लड़ाई बहुत ही घमासान होगी। अचानक उन्हें खबर मिलती है कि एक और क्रिएचर को देखा गया है जो रात के समय वॉल के ऊपर घूम रहा है। जनरल शॉ लिन के साथ एक छोटी सी टीम लेकर उस वॉल के ऊपर निकल पड़ते हैं क्रिएचर को मारने के लिए। सारे सैनिक अपने सामने एक ढाल बनाकर बैठे हुए थे ताकि उस क्रिएचर को मार दिया जाए, लेकिन तभी जनरल शॉ की नजर अपने तलवार के रिफ्लेक्शन पर जाती है और उन्हें पता चला कि उनके ठीक पीछे भी एक और क्रिएचर मौजूद है जो दूसरी तरफ से हमला करेगा। अब ऐसा होता तभी जनरल शॉ ने लिन को साइड में किया और उस दूसरे वाले क्रिएचर के मुंह में भाला घुसा दिया। हालांकि उन्होंने पहले वाले क्रिएचर को तो मार दिया होता है, लेकिन समय कम होने के कारण उस दूसरे क्रिएचर ने मरते मरते जनरल शॉ को भी काट लिया। जनरल शॉ इस हमले में बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और उनकी हालत तो मरने तक आ गई थी। सारे सोल्जर्स जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू करते हैं, लेकिन अब ये कंफर्म था कि जनरल शॉ नहीं बचने वाले। उन्होंने मरने से पहले लिन को अपना सक्सेसर बना दिया था, जिससे कि आगे की लेगेसी वही संभालेगी। और बहुत ही ज्यादा दुख के साथ जनरल शॉ की वही मृत्यु हो जाती है। सभी के सभी सैनिक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे और प्रे करते हैं कि जनरल शॉ हेवन में बहुत अच्छी तरीके से रहें। उनकी पूरी सेना को जनरल शॉ ही स्टार्टिंग से संभालते आ रहे थे और उन्हें गाइड करते, लेकिन अब उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़े सोल्जर्स का साया उठ चुका होता है। लिन और बाकी सोल्जर्स इस बात को तो समझ गए थे कि उन सारे क्रिएचर्स के दिमाग और सोचने की क्षमता को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमें उनसे भी ऊपर वाला एक फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा जिससे कि क्रिएचर्स की सेना को खत्म किया जा सके। उनके पास तो अब चैंग नाम का एक राजकुमार आ चुका था जो पास ही वाली किंगडम में रहता है। चैंग ने तो सारे सैनिकों को उन क्रिएचर्स के इतिहास के बारे में बताया कि ये पिछले कई सालों से इस जगह पर मौजूद हैं। लेकिन पिछली बार जब इन क्रिएचर्स ने हमारे सैनिकों पर हमला किया था तो हमारे सैनिक पहाड़ों के ऊपर चले गए थे। हालांकि उन क्रिएचर्स ने वहां उनका पीछा किया, पर अचानक से वो एकदम स्टक हो गए। फिर बाद में जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उन पहाड़ों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी। इसी वजह से वो क्रिएचर्स बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए और वहीं पर एकदम जम कर रह गए। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं तो हमें उसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा जिससे कि इन्हें प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना जिससे कि एक्चुअल में इन्हें हराया जा सकता है। अब यहाँ पर वैंग और सारे लोग आपस में डिस्कस तो कर रहे थे कि आखिर ये प्लान कामयाब होगा भी कि नहीं। तभी विलियम आइडिया देता है कि हम उनमें से एक क्रिएचर को पकड़कर उस पर टेस्ट करके देख सकते हैं, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड सच में उन क्रिएचर्स को डिस्टर्ब करती है। सभी को ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए अगले दिन वो इसी कंटिन्यू करने का सोच रहे थे। अब यहाँ पर स्टैन विलियम को साइड में लेके जाकर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा? हमें जल्द से जल्द ब्लैक पाउडर चुराना है और यहाँ से निकल जाना है। लेकिन विलियम कह रहा था कि इस किंगडम वालों के ऊपर हमला हुआ है, हमें इनकी जरूर मदद करनी चाहिए इस क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि कई सारे सैनिक इस वजह से मारे जा रहे हैं और हो सकता है कि ये क्रिएचर्स पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। अब यहाँ पर स्टैन अपने दोस्त विलियम को समझा नहीं पा रहा था कि आखिर उसे कैसे रोका जाए। अगले दिन सारे सैनिक पूरी तैयारी करने लगे थे कि उनमें से एक क्रिएचर को उन्हें पकड़ना है। तीर और भालों के अंदर बेहोशी की दवाई मिला दी गई थी जिससे कि क्रिएचर को लगे तो वो बेहोश हो जाए और फिर वो उनमें से एक को पकड़ सकते हैं। वहाँ ग्राउंड की तरफ कई सारे क्रिएचर्स अब बाहर निकलने लगे थे जो एक एक करके उन पर हमला करते हैं। यहाँ सोल्जर्स ने पहले ही प्लान बना कर रखा था और वो नीचे की तरफ कूदकर उन्हें अपने वेपन से मार रहे होते हैं। साथ ही साथ अब नए अपडेट्स भी कर दिए गए थे दीवारों के अंदर। वहाँ पर कई घूमने वाले नुकीले हथियार होते हैं जिससे कि अगर क्रिएचर्स टच भी होंगे तो वो मारे जाएंगे। लगातार उनके ऊपर भालू जो कि जंजीर से बंधे हुए थे वो फेंकने लगे, जिससे कि नुकीले भाले क्रिएचर के बॉडी में जाकर फंस जाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि वो क्रिएचर इस प्लान को समझ भी गए थे, इसीलिए वो अपने साथी के बॉडी में से वो हथियार निकालने लगे। लगातार उनके ऊपर हमला करने के कारण कई क्रिएचर्स मारे भी जाते हैं
और वो उनमें से एक को खींचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बिलियार्ड स्टैन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है, सारे सैनिक लड़ाई में बिजी हैं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन यहाँ स्टैन ने कह दिया कि वो अपने दोस्त विलियम को छोड़कर नहीं जाएगा, वो उसके साथ देगा और लड़ाई में मदद करेगा। अब यहाँ वो एक क्रिएचर जो फंसा हुआ था, सैनिक उसे पूरी तरीके से कब्जे में लेने के लिए चारों तरफ आग लगा देते हैं, जिससे बाकी क्रिएचर उसकी मदद ना कर सके। आग के कारण वो क्रिएचर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन वो जंजीर जो बंधी हुई थी वो ज्यादा देर तक उस क्रिएचर को नहीं संभाल पाएगी। इसीलिए अब होना क्या था, विलियम खुद मैदान में उतरता है उस क्रिएचर को पकड़ कर लाने के लिए। उसने देखा कि क्रिएचर वहीं पर बेहोश हो चुका है, पर वो अकेला बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहां पर तो अब और भी क्रिएचर विलियम पर हमला करने लगे। विलियम अच्छा तीरंदाज था, इसीलिए वो उनकी आंखों पर वार करके खत्म करता जाता है। लेकिन इतने सारे क्रिएचर्स एक साथ हमला करने के कारण विलियम उन्हें संभाल नहीं पाता और तभी अचानक एक क्रिएचर उस पर कूदने ही गया तो उसके ऊपर किसी ने भाला मार दिया था। ये और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त स्टैन होता है, जो विलियम की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ ना हो। दोनों मिलकर अब वहां मौजूद जितने भी क्रिएचर उनके ऊपर हमला करते हैं, वो नुकीले वेपन और तीर से उन्हें मारते जा रहे थे। दोनों को क्रिएचर की वीकनेस पता थी कि उनके आंखों पर हमला करो, तो वो वही फॉलो करके उन्हें खत्म करते जाते हैं। विलियम ने तो जल्द से जल्द उस क्रिएचर के पैर बांध दिए थे, जिससे कि उसे खींचकर दूसरी तरफ लेकर जाया जा सके। वो क्रिएचर समझ गए थे, इसीलिए वो आग में से जलते हुए भी उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन स्टैन और विलियम की जोड़ी इतनी परफेक्ट थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। वो अकेला क्रिएचर ही बच गया, जिसे कि बाकी सारे सैनिक वॉल के ऊपर तक खींच लेते हैं। उसे जल्द से जल्द पिंजड़े में बंद कर दिया गया और चारों तरफ से सैनिक उसे मारने के लिए तैयार थे। लेकिन उसे मारना नहीं बल्कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना था कि उन क्रिएचर्स के ऊपर सच में मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है कि नहीं। जनरल और सारे सैनिक तो धीरे धीरे उसी मैग्नेट को क्रिएचर के पास लेकर जाने लगे और अब थोड़ी देर में अचानक जैसे ही उस क्रिएचर को मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है तो वो अचानक हिलना बंद कर देता है और एक जगह पर बैठ जाता है। यानी कि सच में उन क्रिएचर स्पीशीज के ऊपर ये खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड असर करती है। सारे सैनिक बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उनके पास एक बड़ी कमी लग गई थी उन क्रिएचर्स की। लेकिन चैंग कहता है कि मैं ये मैग्नेट फिलहाल के लिए लेकर जा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर कुछ और रिसर्च की जा सके। सभी सैनिक थोड़ा चौंक गए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं रोक पाता क्योंकि वो तो किंगडम के राजा हैं। चैंग तो दूर निकल पड़ा था, लेकिन तभी अचानक उन सैनिकों को कुछ हलचल दिखाई देती है, जिससे लग रहा था कि कई सारे क्रिएचर्स एक साथ हमला कर रहे थे। सारे सैनिक जब अपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नीचे वाले हिस्से पर जाते हैं तो ये पता चला कि उन क्रिएचर्स ने एक साथ हमला करके वहां पर एक बहुत ही बड़ा छेद बना दिया है। यानी कि अब उनकी टेरिटरी बिल्कुल भी सेफ नहीं रह गई है और जो हमला उन क्रिएचर्स का इससे पहले हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए होता है। असली काम वो क्रिएचर्स तो रानी के कहने पर इस वॉल को तोड़ने का कर रहे थे, जिससे कि ये साफ साफ पता चलता है कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं और अपने दुश्मन को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब सारे सैनिक जब बिजी थे तो पता नहीं स्टैन और बिलियार्ड एक साथ आकर उस ब्लैक पाउडर को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों ने प्लान बना लिया था कि इस जगह पर वो और साथ नहीं देंगे और ब्लैक पाउडर को चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ स्टैन पहली बार अपने दोस्त विलियम को धोखा दे रहा था क्योंकि उसे इस खतरे में नहीं पड़ना। बिलियार्ड और स्टैन तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ब्लैक पाउडर चुरा ले, लेकिन सही समय पे वहाँ विलियम पहुंच जाता है। विलियम ने स्टैन से कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इन सारे सैनिकों को हमारी जरूरत है। लेकिन स्टैन कह रहा था कि हमें रियलिटी के साथ जीना होगा। ये सारे क्रिएचर्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि वो इन क्रिएचर्स को एक टाइम पर खत्म ही कर देंगे। स्टैन तो विलियम को ये दोषी ठहरा रहा था कि उसकी वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हैं, पर विलियम उसकी बात मानता नहीं, इसीलिए स्टैन ने उसे बेहोश कर दिया और वहां से बिलियार्ड के साथ भाग गया। उन्होंने अपने साथ कई सारे ब्लैक पाउडर लिए होते हैं। यहाँ पर लिन को पता चल चुका था कि स्टैन और बिलियार्ड चोरी करके भाग चुके हैं, इसीलिए वो विलियम को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी उसे दोषी मानते थे। लेकिन विलियम बार बार कह रहा था कि मैं तो आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात का खुलासा तब होता है जब पेनी नाम का वही यंग सोल्जर लिन के सामने आकर ये गवाही दे रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि विलियम अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसे बेहोश करके वहां से भाग गए। लेकिन लिन यहाँ पर विलियम पर भरोसा ही नहीं कर पाती, इसीलिए स्टैन
कैन और बिलियार्ड को ढूंढने के लिए कुछ सोल्जर्स भेज देती है और विलियम को एक कारागार के अंदर बंद कर देती है। यहाँ पर लिन अब हवा में उड़ने वाले कुछ बलून्स के अंदर सैनिकों के साथ बैठती है और ये नोटिस करती है कि आखिर वो क्रिएचर्स कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हमला कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, उन क्रिएचर की क्वीन को खत्म करना। तो वो सोच रही थी कि हम हवाई हमला करके उन्हें मार सकते हैं। कई सारे सैनिक उसी बलून्स के ऊपर सवार होकर निकल पड़े थे अपने मिशन के लिए। यहाँ पता चला कि पेनी तुरंत ही जाकर विलियम को आजाद कर देता है कारागार से। विलियम सीधा एक सेनापति के पास आ गया और उससे पूछने लगा कि आखिरकार लिन और पूरे सैनिक कहाँ चले गए। तो वो उसे बताता है कि वो हवाई हमला करने गए हैं उन क्रिएचर्स के ऊपर जो पास ही वाली किंगडम में तबाही मचा रहे थे। विलियम बताने लगा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि उन क्रिएचर्स की सेना इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो किसी को भी एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। विलियम को लिन की फिक्र होने लगी, इसीलिए वो भी कुछ सैनिकों के साथ बलून पर बैठकर निकल पड़ता है उनके पीछे। ट्रेवल करते हुए जब लिन अपने सैनिकों के साथ एक किंगडम के पास पहुंचती है तो वहां पहले से ही उन क्रिएचर्स ने तबाही मचा कर रख दी थी। लेकिन कुछ क्रिएचर्स इतने ज्यादा चालाक थे कि वो एक के ऊपर एक कूद कर उन्हें पकड़ ले रहे होते हैं। लिन जिस पर सवार थी वो बलून नीचे टूटकर गिर जाता है, जिससे कि कई सारे क्रिएचर्स लिन का पीछा करके उसे घेर लेते हैं। देखकर यही लग रहा था कि लिन अब बचने नहीं वाली, लेकिन सही समय पे वहां विलियम आकर उसे बलून की मदद से उठा लेता है। एक क्रिएचर जब उसे काटने के लिए आ रहा था तो विलियम ने उसी ब्लैक पाउडर से बनाया गया एक बॉम्ब उसकी तरफ फेंक दिया, जिससे ब्लास्ट होने के कारण कई सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। जल्द से जल्द वो एक सेफ जगह पर आ जाते हैं और उस क्रिएचर के ऊपर मल्टीपल बॉम्ब लगाने लगते हैं जिन्हें कि उन लोगों ने पकड़ कर रखा था। उस क्रिएचर को तो मैग्नेट की वजह से कंट्रोल किया जा रहा होता है। वो उसे लेकर जा ही रहे थे, लेकिन ये आइडिया हुआ कि उन क्रिएचर्स को उनकी लोकेशन का पता चल चुका है। जल्द से जल्द क्रिएचर ऊपर की तरफ से कई सैनिकों को मार देते हैं और इन सारी चीजों में पेनी नाम का वो यंग सोल्जर भी घायल हो चुका था। विलियम और उसके साथियों ने देखा कि दूसरी तरफ से कई सारे क्रिएचर सब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए अब पेनी ने तुरंत ही उन लोगों को आगे चलने के लिए कहा और अपनी जान कुर्बान कर दी एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करके। वो जगह पूरी तरीके से पैक हो जाती है, जिससे कि वो क्रिएचर दूसरी तरफ नहीं आ पा रहे थे। अब लिन, विलियम और वो सेनापति तुरंत ही उस क्रिएचर को जगाते हैं जिसकी पूरी बॉडी पर बॉम्ब्स लगाए गए थे। वो जल्द से जल्द उसे उठाते हैं मैग्नेट की वजह से और उनका प्लान था कि वो इसके बॉडी पर लगे हुए बॉम्ब्स को तब ब्लास्ट करेंगे जब वो क्वीन के पास होगा। सबसे पहले वो उस क्रिएचर को पेट भर के खाना खिलाते हैं और दरवाजा ओपन करके भेज देते हैं बाकी सारे क्रिएचर्स के पास। विलियम और लिन ट्रेवल करते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए थे। विलियम को तो अब कैसे भी निशाना लगाकर उस क्रिएचर के बॉडी पर ब्लास्ट करना था। हालांकि जब वो पहला तीर मारने की कोशिश करता है तो उस क्वीन के चारों तरफ जो बड़े बड़े क्रिएचर्स मौजूद थे वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं, जिससे कि विलियम का वार चूक जाता है। लेकिन ये चीजें उस क्वीन ने नोटिस कर ली थी। वो तो अब अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए सारे क्रिएचर्स को उस बड़े से स्ट्रक्चर के ऊपर हमला करने के लिए कहती है जहां विलियम और लिन छुपे हुए थे। सारे के सारे क्रिएचर्स अब अंदर घुसकर चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। हालांकि विलियम ने तीर चलाकर एक और बार ट्राई किया, पर वो इस बार भी नाकामयाब होता है। लेकिन उस क्वीन ने विलियम को देख लिया था, इसीलिए वो सारे क्रिएचर्स को उसके ऊपर ही हमला करा देती है। विलियम अब बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो कैसे बचे इतने सारे क्रिएचर से। विलियम फिलहाल के लिए लिन को पकड़ता है और एक रस्सी को फंसाते हुए उस जगह से कूद के दूर जाने लगता है। उस बड़े से स्ट्रक्चर को क्रिएचर्स ने मिलकर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन विलियम के पास अभी भी एक चांस होता है। उसने देखा कि जिस क्रिएचर की बॉडी पर उन्होंने बॉम्ब्स लगाए थे वो अभी भी वहीं पर है, इसीलिए सबसे पहले विलियम ने क्वीन के पास उस मैग्नेट को फेंका जिससे कि वो सारे क्रिएचर्स एक जगह पर रुक जाएं और इसके ठीक पीछे से निशाना लगाते हुए अपना बॉम्ब वाला एरो मार दिया। वो बॉम्ब सीधा जाकर एक क्रिएचर की बॉडी पर लगता है जो क्वीन की साइड में था। हालांकि क्वीन समझ गई कि ये एक बॉम्ब है, इसीलिए वो उसे खाने लगी, पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि क्वीन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सारे के सारे बड़े बड़े क्रिएचर्स भी एकदम धाराशायी हो गए थे। अब अपनी क्वीन के मरने के बाद जो क्रिएचर्स उसके कमांड को फॉलो करते हैं वो भी एकदम से डीएक्टिवेट हो जा रहे थे। सभी के सभी जो उस बड़े से स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़े हुए थे वो एकदम मरकर नीचे गिरते हैं। विलियम और लिन तो इस नजारे को बहुत गौर से देख रहे थे क्योंकि ये उनकी जीत का ऐलान था।
सब कुछ ठीक हो चुका होता है क्योंकि वो क्रिएचर्स की सेना अब मर चुकी है। लिन तो समझ चुकी थी कि विलियम ही है जिसने की ये सारी चीजें की हैं। वो उसे एक चोर समझती थी लेकिन वो तो एक अच्छा योद्धा निकला। अब कुछ समय बाद जब विलियम उनके कारागार में आता है तो वहां स्टैन को बंदी बना लिया गया था। स्टैन को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा होता है, लेकिन विलियम यहाँ पर अपनी दोस्ती को आगे रखते हुए स्टैन को वहां से छुड़ा देता है क्योंकि चाहे कुछ भी हो स्टैन उसका बचपन का दोस्त था। जिसके बाद विलियम, स्टैन और कई सारे लोग जो उसके साथ जाना चाहते थे वो निकल पड़ते हैं अपनी एक जर्नी पर। लिन तो उन्हें दूर से देख रही थी जो विलियम को एक तरीके से पसंद करने लगी होती है और वो अच्छी तरीके से उसे फेयरवेल देती है। विलियम ने कहा कि हम आने वाले समय में इस जगह पर वापस आएंगे और हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है।